हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम मंत्रा टीम के द्वारा यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चला रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने आर्थिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संक्षिप्तियों में कई पोर्शन कवर कर लिए हैं, जिसमें पुरस्कार एवं चर्चित स्थल, इसमें से पुरस्कार वाला टॉपिक भी हम लोग पिछले सेक्शन में देख लिया है। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए चर्चित स्थलों पे बात करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दिसंबर से लेकर के सितंबर तक पूरा ये करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया गया है, तो जितने लोगों ने उसको वहां से डाउनलोड कर लिया है वो लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो उस पीडीएफ को देखते हुए ही तभी आगे बढ़ें। और उसी के साथ में जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके तब इसको वीडियो को कंप्लीट करें। तो आइए शुरू करते हैं। पुरस्कार वाला सेक्शन हम लोगों ने देख लिया था, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे चर्चित स्थलों के बारे में। तो चर्चित स्थल में सबसे पहले देखिए दहला बांध है। दहला बांध जो है ये कहां पर है? ये तालिबान ने कंधार के दहला बांध पर कब्जा कर लिया था, तब की ये न्यूज है, उसी समय की बात है ये। और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में ये इससे दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान दीजिएगा, दहला बांध ये अफगानिस्तान में है। ठीक, उसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट, जैसे दहला बांध जो है इसी को अर्धान बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका के द्वारा बनवाया गया था, कब? 1952 में। तो ये दहला बांध से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसी में अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश में बनेगा भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो एक लाहौल स्फीति वाला जो क्षेत्र है, जिला है, उसी के सिस्सू में विश्व एवं भारत के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की बात की गई है, जिसमें देखा जाए तो लगभग 10,000 फीट ऊंचा ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी कितनी? 10,000 दर्शकों की होगी। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर 10,000 दर्शकों वाली यह लाहौल स्फीति जिले के सिस्सू में यह क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। अगला देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट जो है वो क्या है? देखिए नॉर्वे, एक और पॉइंट है इसी में, माउंट नीरागोगो ये कांगो के गोमा शहर के निकट स्थित है। ज्वालामुखी माउंट नीरागोगो में विस्फोट हुआ है, उसकी वजह से ये स्थल फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। जिसमें देखिए ज्वालामुखी में लगभग 2002 में यहाँ पे विस्फोट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर दोबारा जो है अभी ज्वालामुखी माउंट नीरागोगो में विस्फोट होने की वजह से ये चर्चा में बना रहा। ठीक है, माउंट नीरागोगो। अब देखिए अगला है, नॉर्वे के द्वारा विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि ये विश्व की पहली शिप टनल है जिसमें नॉर्वे में निर्मित की जाएगी। उसी के साथ में ये भी देख लेते हैं इसमें कि ये नॉर्वे में स्टेडावेट, कौन सा? स्टेडावेट प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे बनाई जाएगी। ठीक है, पहाड़ों के नीचे बनाई जाएगी। उसी के साथ में देखिए इस टनल की जो ऊंचाई है वो 37 मीटर है, लंबाई 1700 मीटर है, चौड़ाई 26.5 मीटर होगी। अगला पॉइंट है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम किया जा रहा है। वो नया नाम क्या होगा? पहली बात तो ये देख लेते हैं किसके नाम पर रखा जा रहा है। तो हॉकी खिलाड़ी, उनका नाम है बलबीर सिंह, इन्हीं के नाम पर ये मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम होने वाला है। देखिए इस स्टेडियम का जो नया नाम हो जाएगा वो होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ठीक है, बलबीर सिंह के बारे में कुछ चीज पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे लंदन ओलंपिक 1948 में जो हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक, मेलबॉर्न ओलंपिक, इन सभी में जो विजेता टीम थी हॉकी की, उसमें स्वर्ण पदक विजेताओं में से ये एक सदस्य हुआ करते थे, हमारे बलबीर सिंह जी। उन्हीं के नाम पर ये हमारा मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। इन्हीं बलबीर सिंह को पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री, जिसकी वजह से जो है काफी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा फ्लिपकार्ट समूह को
140 एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है। अब ये फ्लिपकार्ट यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ पर एशिया में आपूर्ति करने के लिए सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र की स्थापना करेगा। कौन करेगा, फ्लिपकार्ट। कहां पर, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के हाजीपुर, मानेसर, गुरुग्राम में। अब अगला देख लेते हैं, पंजाब का 23वां जिला, एक जिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी मालेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित कर दिए हैं। तो मालेरकोटला और अहमदगढ़ के उपमंडलों के साथ साथ अमरगढ़ की उप तहसील को भी शामिल इसमें किया जाएगा। इसके साथ में ही अफगानिस्तान के शेखर सदरुद्दीन ए जहां के द्वारा ये स्थापित किया गया था और बाद में मालेरकोटला राज्य की स्थापना 1657 में बायजीद खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक कुछ बिंदु हैं। उसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे मालेरकोटला के तत्कालीन राज्य का क्षेत्र जो है पंजाब राज्य का हिस्सा बन गया है, कब, 1956 में। ठीक है, इसी के साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए, बाढ़ से संबंधित ये सूचना डिजिटलाइज यानी कि उसके आंकड़े से संबंधित हर चीज अब डिजिटल तौर पर हमारे साथ में उपलब्ध होगी। ये कहां पर किया जा रहा है, ये आसाम में किया जा रहा है। एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग बनाई जा रही है जिसमें सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम का ये पहला राज्य बन गया है असम, जिसमें ये ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसी के साथ देखिए, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राज्य बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित की गई है। ठीक, इसमें क्या होगा, एक अलर्ट आधारित सत्यापन किया जाएगा, इंफॉर्मेशन फीडिंग होगी और स्वचालित संकलन को सक्षम करेगी। इसी तरीके से अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। वाईफाई सुविधा वाला 6000वां स्टेशन बन रहा है। कौन सा, धनबाद रेल मंडल में झारखंड राज्य में जो हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है। तो ये इसका 6000वां स्टेशन वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला स्टेशन बन रहा है। मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की शुरुआत की गई थी। इसके जो है कुछ बिंदु वो भी देख लीजिए। तो 6000वां जो स्टेशन है वो कौन सा, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। जो सबसे पहला था वो कौन सा, मुंबई रेलवे स्टेशन। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 762 ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है। महाराष्ट्र में, उसके बाद तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी में जो भी चीजें हुई हैं वो थोड़ा सा आप लोग फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 8वां जो हवाई अड्डा है वो कौन कौन सा है। सबसे पहली चीज तो 8वां जो है वो हमारा है बरेली हवाई अड्डा। दिल्ली के लिए यहां से पहली उड़ान भरी गई थी। किसने भरी, किसके निर्देशन में, देखिए यहाँ पे कि जो मंत्री थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के वहां पर उनके उद्घाटन के द्वारा ये चीजें की गई, हरी झंडी दिखा करके जो हवाई जहाज था उसकी उड़ान भरी गई। तो 8 जो हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो लखनऊ वाला जो अमौसी वाला है, वाराणसी में, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, उसके बाद बरेली। तो ये टोटल हो गए 8 को ध्यान में रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट है सेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो ये इक्वाडोर में स्थित है सेंगे ज्वालामुखी। यहाँ पर विस्फोट प्रारंभ हुआ है। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक ज्वालामुखी है इक्वाडोर की सक्रिय ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी मोरोनो सेंटियागो प्रांत में एक जंगल में स्थित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सेंगे ज्वालामुखी अभी 11 मार्च 2021 में विस्फोट यहाँ पे हुआ, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। अगला देखते हैं डेसिकन भवन के बारे में। डेसिकन भवन कहाँ पे है, ये आगरा में, उत्तर प्रदेश में। ICMR, NJIL और OMD में कोविड-19 की नैदानिक सुविधा से सुसज्जित नए अनुसंधान भवन जिसका नाम ही डेसिकन भवन रखा गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे रूस में भारत का ऊर्जा कार्यालय स्थापित किया गया है। तो मास्को में फेडरेशन टावर में एक ऊर्जा कार्यालय खोला गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, भारत ने वहां पे खोला है इसको। ठीक, इसमें जो 5 शीर्ष भारतीय ऊर्जा सार्वजनिक उपक्रम है, एक तो ONGC है आपका, उसके बाद IOC है, गेल है, उसके बाद ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, OIL, उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की उपस्थिति यहाँ पर होगी। ठीक है, कार्यालय का जो उद्घाटन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने किया है।
अब अगला देख लेते हैं, देश में पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, वो कहां कहां पर हैं। सबसे पहली चीज तो 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में जो एक सेवा पासपोर्ट मतलब केंद्र है वो आरके पुरम भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में है। दूसरा जो है वो त्रिपुनीथुरा, तो ये आरके पुरम वाला ये दिल्ली वाला है, दूसरा त्रिपुनीथुरा वाला जो है वो केरल में कोचीन में है। तो इस तरीके से ये दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्र ये पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे, 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। ये 2 प्रौद्योगिकी जो केंद्र हैं वो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री नितिन गडकरी के विशाखापत्तनम और भोपाल में इसका उद्घाटन इन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को मदद पहुंचाने के लिए ये 7 मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं पुष्प प्रसंस्करण केंद्र। पुष्प प्रसंस्करण केंद्र जो है वो कर्नाटका में खोला जा रहा है। इसी के साथ में IFAB यानी कि इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु के सहयोग से ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉस्मेटिक उपयोग के लिए प्राकृतिक रंजक मतलब जो खुशबू है या फिर उससे संबंधित जितने भी जो पदार्थ हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, फ्लोरल पेपर्स, अगरबत्ती, फूल की पंखुड़ी पाउडर जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करेगा। ठीक है, यह केंद्र सभी प्रकार के फूलों को प्रसंस्कृत करने में भी सक्षम होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, उदयपुर का विज्ञान केंद्र। उदयपुर कहां पर है, उदयपुर ये आपका राजस्थान वाला, उसी की बात की जा रही है। ठीक है, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने, अच्छा ये त्रिपुरा वाला है, ये वो राजस्थान वाला नहीं है, ये त्रिपुरा वाला है उदयपुर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिपुरा वाला है। ठीक है, तो त्रिपुरा वाला है उदयपुर, इसी में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ये 22वां ऐसा केंद्र होगा जहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना के तहत विज्ञान केंद्र सुपुर्द किए जा रहे हैं। अगला जो है होशंगाबाद शहर के नाम में परिवर्तन। देखिए नामों में परिवर्तन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो होशंगाबाद जो शहर का नाम का परिवर्तन, उसका नाम कर दिया गया नर्मदापुरम। ठीक है, अब होशंगाबाद के बारे में भी जान लीजिए। तो होशंग शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था होशंगाबाद। तो होशंग शाह कौन था, ये एक हमलावर था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो जिला नर्मदा यानी कि प्रभाग एवं बरार का ये हिस्सा भी रहा है होशंगाबाद। ठीक है, तो ये हो गई इससे जुड़ी बातें। अगला जो पॉइंट है, एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कहां पे किया जा रहा है, ये तमिलनाडु में किया गया है। कैटल पार्क यानी कि पशु पार्क। ठीक है, एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि इसमें पशुपालन, डेयरी पालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल किया जाएगा। जो अगला पॉइंट है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल स्वच्छता विभाग ने इसकी घोषणा की है। चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की गई है। ये 12 कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप कहां पर है ये भी ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, कुंभलगढ़ किला राजस्थान में। हो सकता है यही पूछ ले, ठीक है, यही पूछ ले कि ये कहां पर है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान में। जैसलमेर मालूम ही होगा राजस्थान में। रामदेवरा ये भी जो है राजस्थान में है। गोलकुंडा ये हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील जम्मू कश्मीर। बांके बिहारी जो मंदिर है ये भी उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगरा का किला ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का है, तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। उसी के साथ में काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। उसी के साथ में आइकॉनिक स्थल योजना को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2016 में शुरू किया गया है। इसी के साथ कुछ और भी पॉइंट, जैसे इन स्थलों और उसके आसपास स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार कर यहाँ पहुंचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करना है, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, अब अगला जो मेन पॉइंट है देखते हैं, ये नरेंद्र मोदी
क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। ये अहमदाबाद के मोटेरा में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें लगभग 1.32 लाख दर्शक बैठ सकेंगे। इसमें 11 पिच बन गई है, जो विश्व के किसी एक स्टेडियम में सर्वाधिक है। ठीक है, विश्व स्तर पर यह हमारा मोटेरा स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक, विश्व का यह सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल संकुल इंक्लेव के अंतर्गत आता है। तो इंक्लेव के बारे में भी अब हम लोग देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इंक्लेव। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस इंक्लेव में 233 एकड़ भूमि पर यह निर्मित किया जा रहा है। विश्व का है तो विश्व के मतलब सबसे बड़े चीजों में आएगा भी, तो सबसे ज्यादा स्थान भी जगहों के बारे में बात करें तो 233 एकड़ भूमि पर इसको निर्मित किया जाएगा। 20 स्टेडियम इसमें बनेंगे। इसके साथ में अगर बात करें तो 3000 अपार्टमेंट भी बनेंगे और 12,500 बच्चे इसमें रहेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की कुल राशि की बात क्या करनी है, हालांकि देख लीजिए 4600 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग आ जाते हैं। इसका उद्घाटन जो है पहली बार इस स्टेडियम में पिंक गेंद से भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट हुआ था उसके तहत इसका उद्घाटन किया गया। कपिल देव ने सर्वाधिक 431 विकेट लेने का जो रिचर्ड हेडली उनके रिकॉर्ड को इसी मैदान पे तोड़ा भी था। सुनील गावस्कर जो 10,000 रन इसी मैदान पर पूरे अपने किए थे। सचिन तेंदुलकर का भी इसमें एक रिकॉर्ड है, जब उन्होंने 18,000 रन क्रिकेट करियर में अपने 20 वर्ष के इसी स्टेडियम में पूरे भी किए थे। तो ये एक उससे जुड़ी कुछ बातें थी, जो ऐतिहासिक तौर पर भी बातें हैं, जो मतलब पुरानी बातें हैं, और उसको अभी तक उसको मतलब उस स्टेडियम में जो जो चीजें हैं उसको हम लोग ने देख लिया। चलते हैं अपने अगले बिंदु पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, ये IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में अब अगला जो पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो कौन सा है? ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी जा रही है। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स, एक चीज और इसमें जो पॉइंट है, जैसे इस स्टेडियम का नाम जो है वो प्रख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी रहे बिरसा मुंडा, आपने देखा होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जो है जनजाति विद्रोह या किसान विद्रोह, उसमें जो है बिरसा मुंडा का नाम आता है। तो उन्हीं के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील, यहाँ पे देखिए महाराजा सुहेलदेव को काफी इस बार यूपी में भी बढ़ावा, इस नाम की चर्चा हो गई है, काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहराइच में, यूपी में डिस्ट्रिक्ट है बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। इसी के साथ में सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया गया है। अब महाराजा सुहेलदेव के बारे में भी देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित कथा मिरात-ए मसूदी के अनुसार, मतलब उन्होंने बताया है मिरात-ए मसूदी में कि महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे। ठीक है, श्रावस्ती के राजा हुआ थे और महमूद गजनवी के सेनापति थे। सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध में उन्होंने हराया था सुहेलदेव ने। जो गाजी मसूद की कब्र बहराइच जिले में बनाई गई थी, जहां पर प्रतिवर्ष मई महीने में प्रसिद्ध सैयद सालार का मेला भी लगता है। ये तो अभी भी बहुत ही फेमस है यूपी में सैयद सालार मसूद का मेला। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, ये हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के आर्बर डे फाउंडेशन एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये उन शहरों के लिए जो शहरी वन के विकास और रख रखाव के लिए तथा उसमें योगदान और प्रतिबद्धता के लिए तत्पर रहते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये नाम दिया जाता है। हैदराबाद भारत का ऐसा पहला शहर था जिसको ये मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पे, पन्नो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम के बारे में। अब ये क्या है कि पर्यटन, मध्य प्रदेश की जो पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने
मांडू में नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया। यहाँ पे ये डायनो है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पनो नहीं, डायनो है, ये डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम। ये इसमें क्या है, डायनासोर एडवेंचर पार्क, ये देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। डायनासोर के जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ ही पार्क में डायनासोर के रखे 24 अंडे और अन्य फॉसिल्स के साथ में पर्यटकों को एक बड़ा पत्थर भी देखने को मिलेगा, जिसे बाजना पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम। अगला हम देखते हैं कोविड-19 योद्धा स्मारक। ये एक बड़ा ही पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए कोविड-19 से काफी लोग त्रस्त हो चुके, तो उसके योद्धा स्मारकों की बात की गई थी। उड़ीसा सरकार के द्वारा भुवनेश्वर में योद्धा स्मारक जो है, इसका यह स्मारक बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। एक वहां पर पार्क है बीजू पटनायक पार्क, उसी में ये योद्धा स्मारक नाम से बनाया जाएगा, कोविड-19 योद्धा स्मारक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये उन फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्ताओं के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान प्रदान करना, उन्हें सम्मानित करना, जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उसमें जो है उन स्मारकों के द्वारा उनको मतलब एक तरीके से कहिए स्मृति चिन्ह के तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो देखते हैं, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप, ये कहां पे है, ये डेनमार्क में विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें क्या होगा, द्वीप का निर्माण जो है वो उत्तरी सागर में किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम आप वर्ल्ड का मैप जब पढ़ रहे हो तो उसमें उत्तरी सागर कहाँ पर है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डेनमार्क उसके उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तरी दिशा में है, या फिर पश्चिमी में है, पूर्वी में है, या दक्षिणी में है, ठीक है। तो उत्तरी सागर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। इस ऊर्जा का द्वीप जो है उसका उपयोग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी का उत्पादन भंडारण करने के लिए किया जाएगा। इसकी जो प्रारंभिक क्षमता है वो 3 गीगावाट होगी। यह क्षमता बाद में 10 गीगावाट तक बढ़ाई जाएगी, ठीक है। डेनमार्क ने वर्ष 2033 तक इस ऊर्जा द्वीप को चालू करने की योजना बनाई है। इसी के साथ में लगभग 70% तक कटौती करने की यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 70% तक कटौती करने के प्रयास के रूप में इसके निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ में अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय। ये क्या चीज है भैया, कुछ नई चीज लग रही है, डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय। अब देखिए मध्य प्रदेश का एक भिंड में पुलिस मुख्यालय में डाकू पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अब इस संग्रहालय में क्या होगा, कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जैसे फूलन देवी, निर्भय गुज्जर आदि से संबंधित वस्तुएं शामिल होंगी। मतलब उन डाकुओं के जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जिसको जनता के सामने रखना चाहिए, उसके लिए उसका प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कुछ पुलिस संग्रहालय बनाया जा रहा है, डाकुओं पर आधारित होगा। अब अगला जो पॉइंट है, एक्वा पुनर्जीवन संयंत्र। एक्वा पुनर्जीवन संयंत्र, ये CSIR और CMERI के निर्देशक हैं डॉक्टर हरीश हिरानी। वो दुर्गापुर में और पश्चिम बंगाल में स्थित CSIR और CMERI की कॉलोनी में एक्वा रेजू का उद्घाटन किया है। एक्वा पुनर्जीवन संयंत्र ARP अपशिष्ट जल के पुनर्जीवन का एक एकीकृत मॉडल होगा, जिसके तहत अपशिष्ट जल के व्यापक शोधन हेतु एक 6 स्तरीय शुद्धिकरण प्रणाली का समावेश किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, कलिवेली वेटलैंड्स। कलिवेली वेटलैंड्स जो है ये तमिलनाडु में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो कलिवेली वेटलैंड्स पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी एक खारे पानी की झील होगी। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेटलैंड्स, रामसर झील, उसके बाद जितने भी इस तरीके से हैं, इसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट में जब आ जाए तो जरूर इसको देख ही लीजिएगा कि कितने वेटलैंड्स हैं, कितने जो है रामसर झील्स हैं, कहाँ पर हैं, कौन सी इसमें ऐड किए गए हैं नए, पहला कौन सा था। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो कलिवेली झील, उप्पू कली क्रीक और इदाय नथिटू
अभयारण्य के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कलिवेली वेटलैंड्स के बारे में। ठीक है, अब इसी के साथ में माउंट मेगापी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेगापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ है। अब इससे जुड़ी कुछ और भी बातें, जैसे इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है, कंटिन्यू इसमें चल ही रहा है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय मेखला में स्थित है। ये आप लोगों ने मैप में देखा ही होगा। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं, इसको भी आप लोग जानते होंगे। चलिए, जिसके कारण यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पूर्व इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट सेमरू में भी विस्फोट हुआ था। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, अब देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। 24 दिसंबर 2020 को ये जो है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा, कहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। हॉकी स्टेडियम की बात की गई है यहाँ पे। और इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे मोटेरा के बारे में, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करके जो बन रही थी स्टेडियम, वो क्रिकेट स्टेडियम बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हॉकी और क्रिकेट थोड़ा सा अंतर रखिएगा इसको। यह जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में इसका उद्घाटन किया जाएगा, मतलब निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ में अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान जो केंद्र है वो हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, विज्ञान मंत्री है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेह में जो स्थापित होने जा रहा है ये मौसम विज्ञान केंद्र, उसका उद्घाटन किया है। ठीक, इसी के साथ में चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। भारत का पहला फायर पार्क, भारत का जो पहला फायर पार्क है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा पहले फायर पार्क भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, भुवनेश्वर में। इसका उद्देश्य क्या होगा, आम लोगों के बीच में अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना। ठीक, इसके बाद में फायर पार्क में ही प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग संबंधी जितने प्रदर्शन होंगे, बचाव, आपदा प्रबंधन, डेमो और उसकी अग्नि सुरक्षा से संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग, यानी कि स्क्रीन पर वहां चलता रहेगा, लोग जाएंगे, देखेंगे और उसके बाद सोचेंगे, समझेंगे और क्या करना चाहिए अचानक अगर उनके कहीं आसपास अड़ोस पड़ोस या उनके घर में आग लग जाती है, तो उसके लिए उसको जागरूक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है परशुराम कुंड तीर्थ स्थल, ये केंद्र सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड तीर्थ स्थल की पुनर्सज्जा के लिए जो है मतलब इसको जो है मंजूरी मिल गई है। उसी के साथ में देखिए परशुराम कुंड तीर्थ स्थल ये लोहित जिला है। देखिए लोहित नाम से एक नदी भी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग, लोहित है ना, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोहित जिले में परशुराम कुंड तीर्थ स्थल यहाँ पर इसको बनाया जाएगा है। ठीक है, परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देश का पहला जेंडर हब, ये पहली बार बन रहा है ऐसा देश का पहला जेंडर हब। संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब इसमें क्या होगा कि जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में ये कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, लैंगिक समानता स्थापित करना। ठीक है, भेदभाव ना हो, सभी लोग एक दूसरे को समान भाव से देखें, तो लैंगिक समानता को लेकर के इस तरीके से कुछ किया जा रहा है जेंडर पार्क हब। ठीक, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट है कोलकाता और ग्वालियर में 2 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसमें 2 जो है कहां पे, कोलकाता और ग्वालियर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में ये जो बिक्री केंद्र है 124वां और ग्वालियर वाला 125वां ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र बन गया है। ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र कौन कौन सा, कोलकाता वाला 124वें नंबर पर, ग्वालियर वाला 125वें नंबर पर। अगला जो ज्वालामुखी है किलायू ज्वालामुखी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये अमेरिका के किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया वहां पर। ठीक है, तो इस ज्वालामुखी में इससे पहले 2018 में विस्फोट हुआ था। ये हवाई द्वीप समूह के बिग द्वीप आइलैंड पर वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देश का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहां पर स्थापित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर मतलब
परागकण या परागण सहयोगी पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में क्या होगा, तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों के 40 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। इस पार्क में रस और परागकण पैदा करने वाले फूलों जैसे कि गेंदा, गुलाब, चमेली, गुड़हल आदि की पौध लगा करके विभिन्न पॉलिनेटरों के लिए उपयुक्त आवास बनाए गए हैं। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई है। कौन कौन से चिड़ियाघर हैं ये 2? पहला है कि एक बिहार नालंदा में स्थित है राजगीर चिड़ियाघर, ठीक है, राजगीर चिड़ियाघर सफारी, ठीक है। और दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिसका नाम है शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान। तो 2 हो गया, एक तो बिहार नालंदा में कौन सा, राजगीर चिड़ियाघर सफारी, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कौन सा, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान। तो 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है। अगला पॉइंट है जैविक क्षेत्र घोषित भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भैया? तो किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना लक्षद्वीप, उसी को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम राज्य ने यह दर्जा 16 में प्राप्त कर लिया था, सिक्किम इससे पहले बन चुका था। अब दूसरे नंबर पे कौन हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो दोनों याद रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या होगा, रसायन और उर्वरकों का कोई शिपमेंट नहीं किया गया है 15 वर्षों से, इसीलिए इसको यह क्षेत्र जैविक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक तौर तरीके पर ही पूरी कृषि की जाएगी। वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च करने वाला उत्तराखंड भी एक पहला राज्य बन गया था, ठीक है, 2000 में ही, सन 2000 में। तो इस तरीके से अभी पहले याद रखिए सिक्किम और लक्षद्वीप, ठीक है, जैविक क्षेत्र ये घोषित किए जा चुके हैं। और उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी ये जो है लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। सन 2000 में ही इसने ऐसी पॉलिसी लाई थी, किसने, उत्तराखंड ने। तो तीनों को अलग अलग तरीके से, पहली चीज तो सिक्किम और लक्षद्वीप को अलग याद रखिएगा, उत्तराखंड में पॉलिसी लाई गई थी वो अलग याद रखिएगा। अगला है दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हो जाता है। तो नाम परिवर्तन वाला तो पहली बात तो सब एक लिस्ट बना करके आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको जो है इसका नाम जो दादुपुर वाला है उसका नाम रख दिया गया माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, ठीक है, माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन। ऐसा है तो वहां पे एक मंदिर है, मंदिर के नाम के ही आधार पे उसका नाम रख दिया गया है। ये मंदिर है कहाँ पे, ये है यूपी में, है प्रतापगढ़ और बादशाहपुर एक ठो जगह ही है। तो जगह में ही जो है इन्हीं के बीच में ही इसको नाम, मतलब इस नाम का मंदिर था, उसी के नाम के आधार पर इसको रख दिया गया है। अब अगला देखिए, देश का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जिसको ISO का प्रमाणन मिलता है, वो है कहाँ पर, तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना स्थित है जो जूलॉजिकल पार्क, उसको ऐसा गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्रदान कर दिया गया है, पहला ऐसा चिड़ियाघर है, ठीक है। महाराष्ट्र की प्रथम विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इसको देखिए, ये पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। अगला जो पॉइंट है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है ये गोलाघाट जिला है, कहां पर, असम में। तो असम में असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है, गोलाघाट में, गोलाघाट कहां पे, असम में, तो असम में ही किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर किसानों एवं उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने में ये मदद करेगा। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, जोगिंदर वार मेमोरियल। जोगिंदर वार मेमोरियल ये अरुणाचल प्रदेश के बुमला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है, उसी का नाम है जोगिंदर वार मेमोरियल। इसमें क्या हुआ था, 1962 का जो भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन बुमला, आपने देखा होगा जब घाटियों के बारे में पढ़ा होगा, तो बुमला कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना बन के जोगिंदर वार मेमोरियल के बारे में आपसे ऐसा ही पूछ ले कि बुमला कहां पर स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश की घाटियों में चार नाम दे देगा, बुमला, सिपकीला, चांगला, खारदुंगला। तो इसमें से कौन सा पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश की घाटियों में से कौन सा, निम्न में से कौन सा एक घाटी है,
ठीक है। तो इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हो सकता है जोगिंदर वाघ जी के बारे में पूछ ले, जोगिंदर सिंह जी के बारे में पूछ ले कि ये कौन थे, है ना। तो ये सब चीजें, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं उन सब के बारे में भी ध्यान देंगे, तो करंट अफेयर्स का एक अच्छा जो है आपका संग्रह हो जाएगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन लगभग जो है लगभग 99% क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। इसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बाकी आपसे फिर एक बार कोशिश यही है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल दे दी गई है, पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लें, तब जाकर के ये वीडियो देखते जाएं। और वीडियो देखने के साथ में ही आप पीडीएफ फाइल पे उसको नोट डाउन करते जाएं, तो आपका 24 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम वो आपका बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगा। और उसके साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, या जो है इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत में जो आप लोग एक मतलब उसमें एक तरीके से दीप्ति का काम करते हैं, एक तरीके से आप लोग बढ़ावा देने का जो काम करते हैं, तो वो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा हमारी मेहनत को भी मतलब अपने एक सब्सक्राइब के माध्यम से मतलब हमारा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।